Hello and welcome to Genex IS. In the last lecture, we were discussing about the Indus Valley civilization and how this civilization transformed in the phase of time. We have seen that civilization have grown in the area of northwestern India, that is today's Pakistan and Afghanistan, Balochistan and Punjab area. Okay, we have seen the regions of decline as well, the various places, कहाँ से क्या क्या मिला है, important articles, the importance of those articles, urban and town planning of Indus Valley civilization, the metallurgy, religion of Indus Valley civilization. ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डील कर लिया है. आज क्रोनोलॉजी की सीरीज में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे समझने की बातों को. आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड द फेस ऑफ टाइम. ओके, from nearly 2500 BCE to 1750 BCE, ये लगभग हम इंडस का टाइम पीरियड कहते हैं. आफ्टर दैट हमें लगभग 200-250 साल की हिस्ट्री आज भी ब्लैंक एज है. हमें नहीं पता, वो एरिया खाली है आज भी हिस्ट्री में कि क्या हुआ होगा. And we have some traces of time period between 1500 BCE to 600 BCE. From 1500 BCE to 600 BCE, we have a time period जिसको हम जानते हैं थोड़ा सा because of some text, कुछ books, कुछ references की वजह से हमें इसकी हिस्ट्री पता है. ठीक है, तो आफ्टर दिस ब्लैंक एज हमने इसे कहा वैदिक एज. ओके, वैदिक एज को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. पार्ट 1 जो कि 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक है, इसे कहा गया अर्ली वैदिक एज. और इसका प्राइमरी जो सोर्स है वो हमारे पास ऋग्वेद है, इसीलिए इसे ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है. दिस इज योर ऋग वैदिक एज एज वेल. ओके, आफ्टर 1000 BCE सोसाइटी में फिर बहुत फर्दर चेंजेस दिख रहे हैं एंड काफी फ्रिक्वेंट मिलिट्री एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं. इसलिए हमने वैदिक एज को ही सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दिया फ्रॉम 1000 to 600 circa BCE, that is later Vedic age. Later Vedic age, ये वैदिक समय के बाद का समय है. ये लेक्चर लगभग दो पार्ट में होगा, एक आज और एक कल. हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया जाएगा. यहाँ पे जो हमें बुक्स मिल रही हैं, जो टेक्स्ट मिल रहा है या जो हिस्ट्री के सोर्सेस हैं, हिस्ट्री के वेरियस सोर्स होते हैं लाइक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, हमें कुछ चीजें, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे वी आर डिसाइडिंग कि हाउ एंड व्हाट वाज देयर, कैसे था और क्या था. जब हम कहते हैं कि इंडस वैली में रिलीजन नेचुरल था, भगवान की पूजा होती थी ना कि मंदिरों की, हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज वी नेवर फाउंड एनीथिंग लाइक टेम्पल और समथिंग. तो आर्कियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करता है हिस्ट्री में. जितनी हमें ज्यादातर लिटरली हिस्ट्री नहीं होती, लिटरल हिस्ट्री जो होती है, जो लिखी पढ़ी हिस्ट्री होती है, वो जहां नहीं है वहां आर्कियोलॉजी ही प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, लिथिक एज, पैलियो, मेसो एंड नियो, उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका प्राइमरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल है. सेकंड जो होता है वो है लिटरली सोर्सेस, जिसका कुछ लिखा हुआ हमें मिल रहा है. ठीक है, वैदिक एज कुछ ये एज है जिसमें हमारे पास लिटरली सोर्सेस भी हैं एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. मतलब लिटरली को हम क्या कर रहे हैं, बेस प्रोवाइड करें थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. क्रॉस चेक भी हो रहा है. इंडस में जो भी मिला है वी हैव ओनली वन थिंग, तो वी कैन ओनली गेस
कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या पता ना भी हो। हम कहते हैं कि ग्रेट बाथ शायद रिचुअल प्रैक्टिस के लिए हो, क्या पता ग्रेट बाथ सिंपल स्विमिंग पूल हो। वो तब पता चल गया जब क्या होगा, डिसाइफर होगी, कुछ लिखा पढ़ा मिले। वैदिक में हमारे पास थोड़ा हिस्ट्री नोन हो गया है क्योंकि हमारे पास लिखी हुई चीजें भी हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ऋग्वेदिक एज है, इसका मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद 1500 बीसी में लिखा गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऋग्वेद टाइम टू टाइम तैयार हुआ है, 200-300 ईयर्स, थोड़ा थोड़ा सबका ऐड हुआ है उसमें। उसका मतलब वो नहीं कि 1500 साल पहले, बट उसमें जो रेफरेंसेस है, जो उसमें हिस्ट्री है, वो शायद 1500 साल पहले की है। ठीक है। एक और हिस्ट्री का सोर्स होता है, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। स्मृति एंड श्रुति। श्रुति मतलब क्या है, जो किसी का सुना हुआ ट्रांसफर हो रहा है, गुरु शिष्य को, शिष्य उसके शिष्य को, शिष्य उसके शिष्य को। स्मृति वो है जो याद रख के लिखा गया है। श्रुति एंड स्मृति। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि आज से 50 साल पहले भारत की क्या कंडीशन थी, मैं किसके बेसिस पे कहता हूं? एक तो मेरे गुरु ने मुझे बताया होगा, तो मैंने कहा वो श्रुति है, और एक मैंने खुद ने देखा होगा और फिर लिखा है, दैट इज माई स्मृति। क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं? तो श्रुति एंड स्मृति हिस्ट्री के दो पार्ट है, जिसके हिसाब से वैदिक हिस्ट्री पूरी ट्रांसफॉर्म हुई है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। ये सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात है कि वैदिक सोसाइटी वाज अ रूरल सिविलाइजेशन। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा कि इंडस वैली वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब वहां शहर थे, जबकि वैदिक में क्या है, गांव है। आपने मॉडर्न दुनिया में ये तो सुना होगा कि गांव से शहर बनते हैं, है ना? पहले गांव होता है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, वहां से सिटीज एंड शहर तैयार हो जाते हैं, टाउन्स रेडी होते हैं। हमारी हिस्ट्री में उल्टा प्रोसेस हुआ है। इंडस में पहले शहर थे, वैदिक में क्या है, रूरल इकोनॉमी है। अगर इंडस को ध्यान से देखें तो इंडस में क्या दिखता है कि लाइफ का प्राइमरी सोर्स क्या है, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा ट्रेड, है ना? वैदिक एज आप देखोगे तो पूरा नया आयाम खुल गया है। वैदिक एज में प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज एनिमल रियरिंग, प्राणियों को पालना, वो सबसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन है आपका। इंडस में जमीन की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जबकि वैदिक में प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। उस समय कोई भाई दूसरे भाई को खेत के लिए नहीं मारता था कि खेत इतने थे, पूरा देश खाली था, जाओ जहां जितना ले सकता है ले लो, है ना? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हम इसको नहीं कह सकते, इसको हम पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, यही सब यूपीएससी जीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन होता है। मतलब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस किसको दी गई, एनिमल्स को। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज अ पॉपुलर ऑक्यूपेशन। अगर एनिमल को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो, आपको उससे एनर्जी मिल रही है, फूड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल काउ, काउ हमारे पास है तो उनके मिल्क से एनर्जी एज वेल एज फूड दोनों पा सकते हैं। दैट्स व्हाई काउ सेक्रेड बनती गई इन वैदिक एज। वैदिक सिविलाइजेशन में धीरे धीरे गाय की वैल्यू बढ़ती गई। फिर वही चीजें नोट की गई है वेदास में, लाइक कि अगर आप काऊ की हत्या करते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, काऊ की चोरी करते हैं तो भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। बट उसका मोर एंगल रिलीजियस से ज्यादा कहां था, इकोनॉमिकल। आज की दुनिया में अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे लूट कर लो, डकैती कर लो, अच्छी खासी सजा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है। उस समय प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी, पूरा देश खाली पड़ा, आपको जहां रहना रह लो, किसने मना किया? और एक अच्छी चीज देखने मिली कि ये जो सिविलाइजेशन है इनिशियली ग्रो कर रही है जहां पे इंडस वैली है। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो ये सिविलाइजेशन इनिशियली इस एरिया में ग्रो कर रही है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। यहीं पे आईवीसी भी ग्रो हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी एरिया में ग्रो हुआ है। करेक्ट है।
यहीं पे हमें देखिए ना क्या मिलता है, वैदिक एज का इनिशियल फेज, अर्ली वैदिक एज। मतलब इन दोनों में एक चीज हमें और समझना पड़ेगा, ये लोग आए कहां से, क्योंकि दे वर डिफरेंट देन इंडस वैली पीपल। क्योंकि इंडस वैली वाले जो लोग थे उनको ये पता था कि मिट्टी को गर्म करके ईंट बनाई जा सकती है, पक्के घर बनाए जा सकते हैं। जबकि उनके बाद आए वैदिक लोग, या जिसको हमने कह दिया वैदिक आर्यंस, हमारी जो रेस है नॉर्दर्न इंडिया की, दैट इज वैदिक आर्यंस ओनली। ठीक है, तो वैदिक आर्यन कहीं बाहर से आए हैं, दे आर नॉट अ लोकल पीपल। क्योंकि लोकल होते तो उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी होती, उनके पास आयरन को मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी होती, बट वो थी नहीं, दे वर नॉट लोकल्स। तो आए कहां से, एक क्वेश्चन रेज होता है, और इसी क्वेश्चन पे जीपीएससी ने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है आज तक, कि किसके अकॉर्डिंग क्या थियरीज है आर्यन पीपल के इंडिया में आने की। हाँ बेटा, अभी द्रविड़ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जब हम वेदास पढ़ेंगे तो उसमें दशायुस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, दासास एंड दशायुस। तब मैं आपको और डिटेल बताऊंगा व्हाट इज द्रविडियन। ठीक है, गिव मी सम टाइम फॉर दैट। क्या यहां तक आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है कि कहां से आए, क्योंकि ये इंडियन नहीं था इतना फिक्स, लोकल नहीं था इतना भी फिक्स है। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि काफी लोग ये भी मानते हैं कि दे वर इंडियंस ओनली। जो नियो हिस्ट्री चल रही है, अब हिस्ट्री में नया फेज है नियो हिस्ट्री। एक एंशियंट हिस्ट्री था, एक मिडाइवल था, एक मॉडर्न है, अब है नियो मॉडर्न हिस्ट्री। न्यू मॉडर्न हिस्ट्री के हिस्टोरियंस ये प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं कि आर्यंस कहीं से भी नहीं आए, दे वर इंडिजिनियस पीपल, आर्यंस वर इंडियंस ओनली। इट्स अ न्यू डिबेट इन एंटायर हिस्ट्री, बट वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट डिबेट। हम थोड़ा जो जीएस बेसिकली ओपन है उतना पढ़ लेते हैं। पहली जो थियरी दी गई, एक इंपॉर्टेंट थियरी थी, दैट वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनता है आपको पता है, एक साइड नाम दे देते हैं और दूसरी साइड बोलते हैं थियरी कौन सी दी है किसने। क्या कोई मुझे बता सकता है बाल गंगाधर तिलक जी की थियरी? आर्कटिक थियरी, द थियरी ऑफ आर्कटिक ओरिजिन। इनका मानना है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में, पोल्स में से आए हैं आर्यंस। इसको हमने कह दिया आर्कटिक थियरी। क्यों पोल्स से आए? बट हाउ ही नोस? ओके, कहाँ लिखा है ये? okay. कुछ वैदिक टेक्स्ट में ऐसी हाइम्स, ऐसी लाइन हमें मिल रही है जो कि क्या बता रहा है कि हम उस एरिया से आए हैं जहां पे 6 महीने सूरज दिखता है, सूर्य किरण 6 महीने रहती है। वो एक्चुअली रेफरेंस दे रहे हैं गॉड सन को, बट वहां पे लिख दिया गया 6 महीने। पूरे अर्थ पे 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब सॉरी 90 डिग्री लैटिट्यूड, जो हमारा आर्कटिक सर्कल जिसको हम कहते हैं, ये वो एरिया है जहां पे 24 डे 6 मंथ डे या नाइट हो सकती है। ये हमने ज्योग्राफी में देख लिया है। याद कीजिए आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे दिन, 24 घंटे रात वाले। उसी सर थ्योरी के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि जब आर्कटिक में पहले लोग रहते थे, बट धीरे धीरे क्लाइमेट कंडीशंस हार्श होती गई, वहां पे ज्यादा ठंडा होता गया आर्कटिक, तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। इसलिए वो शिफ्ट करके आर्कटिक से कहाँ आ गए, इंडस वैली वाले एरिया में। क्या इतना क्लियर है? 100%। सेकेंड थियरी किसके द्वारा दी गई? दयानंद सरस्वती। वेरी गुड। इनका क्या था? वेरी गुड, तिब्बतियन। क्यों इन्होंने तिब्बतियन बोला? व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड तिब्बतियन थियरी? कल्चर हमें पता है कहाँ बेटा होता तिब्बत का। वो संस्कृताइजेशन यूरोपियन ओरिजिन में देखेंगे। ये इस बेसिस पे कहा जा रहा है
क्योंकि जो भी वैदिक में एरियाज के बारे में बात हुई है, वो एरिया तिब्बत के आसपास का है, वही पूरा रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला, तिब्बत वाला, है ना। तो इनका कहना है कि कहीं बाहर से यूरोप, मेन क्या था पता है आपको, ध्यान से समझना। मॉडर्न हिस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम हुई इंडिया के साथ, इंडिया का वेस्टर्नाइजेशन किया गया, इंडियन कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा था, पश्चिमीकरण किया जा रहा था। हमसे ये प्रूव करने की ट्राई की जा रही थी कि तुम आर्यंस हो ही नहीं, तुम मतलब इंडियंस तो हो ही नहीं, तुम खुद बाहर से आए हो, तुम यूरोप से आए हो। बहुत सारी थियरी गई, जिसमें कोई कहता है कि यूरोपियन थियरी, जैसे कि संस्कृत के कुछ वर्ड्स रिसेंबल करते हैं विद द इंग्लिश वर्ड, लाइक मदर, मातृ, ब्रदर, भ्रात। तो हमारे कल्चर को सब ऑर्डिनेट कल्चर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन हमने पहले दिखा है, और उस चक्कर में ये कहा जा रहा था कि आप सब बाहर से आए हो, यू डोंट हैव अ नेटिव कल्चर। दयानंद सरस्वती जी इसको काउंटर करना चाहते थे, क्योंकि वो क्या चला रहे थे, याद करो, आर्य समाज, जो इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर को बढ़ाने का काम कर रहा था, राइट और रॉन्ग। इसीलिए इन्होंने क्या प्रोपाउंड दिया, थ्योरी, तिब्बतन थियरी। नहीं, यूरोप से तो नहीं ही आए हो, यू केम फ्रॉम तिब्बत ओनली। इज दिस क्लियर और नॉट? 100%। इसलिए इनकी तिब्बतन थियरी है। हर थियरी के पीछे क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ, उसमें क्या है, कितना टाइम हुआ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। ये उनके तिब्बतन थियरी के पीछे का कॉन्सेप्ट था कि वाई तिब्बतन ऑरिजिन। ओके, और ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी का भी था, क्योंकि वो भी इंडियनाइजेशन के लिए लड़ रहे थे। देखो कभी भी थियरीज क्यों नहीं आए भाई, इतना ले बाहर क्यों बैठे थे, इडियट, पूरा कॉन्सेप्ट निकल गया आगे। थोड़ी देर दरवाजा ओपन कर दूं, चलेगा? तुम सब नींद में लग रहे हो। तो अच्छा, आपको लगता है दरवाजा दरवाजा मस्त बंद है, ला फिर सो ही लेते हैं एक आध दिन तो। क्लियर है आपको? थियरीज क्यों दी जाती हैं, जरा वो समझो। हिस्ट्री में थियरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी ज्यादातर थियरीज किस एज में प्रोपाउंड हो रही हैं, आफ्टर 1850 टू 1920। ये सारी थियरीज 70 साल में आ गई हैं, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। क्योंकि ये वही समय है जहां वर्ल्ड में हर आदमी अपने आप को महान प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तभी नया नया जेनेटिक साइंस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सब क्या ट्राई कर रहे थे, कहीं से भी हर जगह अपना ओरिजिन लिंक हो जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने दुनिया को कल्चरली जीता है। उन्हें कल्चर के बेस पे कि हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, तो दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे, तुम सब एक्चुअली यूरोप के ही हो। ब्रिटिश पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते, तुम सब यूरोपियन ओरिजिन वाले ही हो। कैसे? तुम सब आर्यंस हो, और आर्यंस का मेन यूरोप है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जब ऐसा उन्होंने कोशिश की, तो साथ में इंडियंस ने भी इसे काउंटर करने का ट्राई किया। नहीं, हमें हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। देखो इंडियंस काउंटर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो भाई तिब्बत से आए हैं या फिर आर्कटिक से आए हैं, बट नहीं, डेफिनेटली यूरोप से तो नहीं है। बट ये थियरी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है दोनों। अगर अच्छा, आप मुझे गीता कितने पढ़ी है, इसने गलती से फेंक दिया ना, पूछ लूंगा गीता का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो मतलब डुप्लीकेट गीता पढ़ी ना, सार खाली। अगर सच में आपको गीता का सार पढ़ना है, क्योंकि सारी बुक्स अपनी अपनी लैंग्वेज बयान करते हैं और अपने राइटर पे डिपेंड करता है। गीता का मुझे जो सबसे बेस्ट वर्जन आज तक मिला है, दैट इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। अगर इस समय मिले तो तिलक की गीता पढ़ना, उन्होंने एक बुक लिखी है गीता का सार, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बहुत प्यारी बुक है। ये भी उन्होंने उसी समय लिखा जब अपने कल्चर पे बहुत बड़ा खतरा था। ठीक है, दिस थियरीज आर नॉट जस्ट थियरीज, हम इसको इसलिए पढ़ लेते हैं कि क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला यहाँ से आए, उन्होंने बोले वहां से आए, उन्होंने बोला वहां से आए। क्यों मारपीट है, कहाँ से आए? क्या हमारे देश के जो स्कॉलर्स हैं वो इतने खाली बैठे हैं क्या कि वो इसमें जो फाइट फाइट करें कौन कहाँ से आया है? नहीं, अगर ओरिजिन ऑफ आर्यन डिसाइड हो गया, उसका मतलब है बाकी सब कल्चरली उस एरिया के अंडर है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि आर्यन एक्चुअली इंडस वाले हैं, तो पूरी दुनिया फिर हमारी औलाद है।
और फादर्स तो हम हो गए ना फिर, इसलिए वो थियरीज दी जा रही है। हाँ, पाकिस्तान के सिवाय भी दुनिया हमारी औलाद है, ऐसी बात नहीं है। तो तुम मेरी तरफ मत देखो। यू हैव दिस सुपीरियर कल्चर। कल्चर के बेस पे दुनिया गुलाम बनती है, किस बेस पे होती है कि नहीं? इसलिए थियरीज है। बट सबसे एक्सेप्टेड जो थियरी है इस फील्ड में वो है सेंट्रल एशियन थियरी, जो सबसे एक्सेप्टेड है, सेंट्रल एशियन। ये क्यों सबसे एक्सेप्टेड है? क्यों? क्योंकि जब जेनेटिक साइंस के हिसाब से हमने चेक किया तो हमें एक सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स देखने मिल रहा है, एक प्रकार के अनुवांशिक गुण हमें देखने मिलते हैं, जेनेटिक्स हमें देखने मिलता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमने फाइनली जो वर्ड का, देखो कंसेंसस तो कभी नहीं बन सकती, सब हाँ नहीं कह सकते, बट फिर भी जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियरी मानी जाती है वो यही है, सेंट्रल ऑरिजिन, सेंट्रल एशियन की ऑरिजिन। इज दिस वेरी क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलिए। अब इनके रास्ते को एक बार देखा जाए कि कैसे इंडिया में ये लोग एंटर करते हैं। हाँ, देखिए, ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में यूराल माउंटेन्स है, ठीक है? ये आपके यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन से नीचे आई एक ट्राइब। देखिए ये जो भी थे वो सब क्या थे? ट्राइब्स थे, ओनली दे वर ट्राइब्स, जनजातियां थी, ठीक है? जबकि इंडस वैली वाज नॉट ट्राइबल कल्चर, बट वैदिक पूरा ट्राइब्स बन गया, आर्यंस वर ट्राइबल्स ओनली। तो कुछ ट्राइब जो कि पहले पहाड़ों में रहती थी, हार्श कंडीशन सहन करने के लिए तैयार थे, वो पहाड़ों से नीचे उतरे और धीरे धीरे ट्रैवल करते करते हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ऐसे प्रवेश कर गए। देखो दो रास्ते हैं, एक यहाँ से, इसको कौन सा पास करते हैं? खैबर, खैबर। और ये कौन सा है? नहीं सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ सही, खैबर एंड गोल, खैबर एंड गोलन। ये हिंदू कुश के माउंटेन्स हैं, ठीक है? हिंदू कुश के माउंट, इंडिया कितना प्रोटेक्ट था सोचो। इंडिया के इस साइड में, मतलब साउथ में, वेस्टर्न साइड पूरा ओशियन, उस समय किसी की नेवी भी होती नहीं थी। ईस्टर्न पूरा ओशियन, ये पूरा हिमालयास, और ये हिंदू कुश। हमें भगवान ने मस्त सेफ बना के भेजा था कि तुमसे ज्यादा सेफ दुनिया में कोई नहीं है। देख लो ऐसी कंट्री हो कहीं नहीं इतनी सेफ, खाली हम हैं, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ पासेस हैं। पासेस क्या होता है हमने जियोग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि खैबर और गोलन पास। इंडिया की सारी सिविलाइजेशन, जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उसके पीछे इन्हीं का प्राइमरी रोल है। इन दो पासेस की वजह से आज हम इतने डाइवर्स हैं। आज बड़े प्राउड से कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है? तो वो इन दो पासेस की वजह से है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनकी वजह से बाहर से लोग इंडिया में आए, यहाँ के कल्चर से मिक्सअप हुए और एक नया कल्चर डेवलप कर गए। तो वही देखिए, आर्यंस का भी सेम रास्ता था। आर्यंस यहाँ से आए और धीरे धीरे गुजरात वाले एरिया में, पहले देखो यहाँ पूरा सेटलमेंट हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे वो इनर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ईस्टर्न वे में शिफ्ट हो रहे हैं, गंगा यमुना की वैली में, ठीक? जब आर्यंस आए तो यहाँ पे कुछ लोकल्स है, इंडस के लोग थे या नहीं थे वी डोंट नो, बट कुछ लोकल ट्राइब भी थी इस एरिया में रहती थी। आर्यंस ने उन्हें हराया, बाहर से आए, युद्ध हुआ, हरा दिया। हराने के बाद आर्यन ने लोकल ट्राइब्स का नाम दिया दासास एंड दसायुष, दास एंड दसायुष, ठीक है? लोकल ट्राइब्स को हरा के अपना गुलाम, दास मतलब गुलाम, गुलाम बनाया गया, दासास एंड दसायुष कहा जाता है उसको। तो ये एक्चुअली कौन थे? दे वर इंडियंस, नेटिव इंडियंस, जिनको आर्यंस ने हराया, ओके? और इंडिया में भी स्लेवरी की शुरुआत कर दी बिगनिंग से, मतलब गुलामी की शुरुआत कर दी गई, ओके? चलिए, दास एंड दसायुस होते हैं। फिर धीरे धीरे ये ट्राइब्स यहाँ पे ग्रो करने लगी है और मेनली 10 बड़ी ट्राइब निकल के आती हैं वैदिक टाइम पे।
मेजर 10 ट्राइब्स हम देखेंगे को, ठीक है। और उन्हीं में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब आई उससे हमने कहा भरता ट्राइब, भरता जनजाति, सिंपली भरत, अंग्रेजी में तो भरता, आलू का कि बैगन का वो बताओ, भरता जनजाति। तो भरता ट्राइब या भारत ट्राइब, उस समय एक युद्ध हुआ 10 जनजातियों के बीच, जिसको दशा युद्ध कहते हैं, ठीक है। 10 जनजातियों के बीच ये युद्ध होता है और युद्ध में फाइनली जो विक्टोरियस साबित होते हैं देव भरताश, और उन्हीं के नाम पे इस सब कॉन्टिनेंट का नाम भारतवर्ष कहा जाता है, क्योंकि उस समय जनजातियां विक्टोरियस भरत हुई। 10 में से 5 लोकल किंग थे, मतलब जो लोकल ट्राइब्स थी हमारी, और 5 आर्यन ट्राइब बाहर से आई थी। इन सब में विजेता कौन हुआ? भारत, ठीक है। ये वही भारत और भारतवर्ष है जिसकी हमने मेंशन महाभारत में भी होता है कभी कभी। देखिए हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। माइथोलॉजी मतलब सिंपल हम कहते हैं बिलीफ, मिथिकल थिंग्स जो, यस, वाह वेरी गुड। हिस्ट्री विदाउट क्रोनोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी का जवाब था ये आंसर का एग्जैक्ट आंसर है, हिस्ट्री विदाउट क्रोनोलॉजी, दैट इज माइथोलॉजी। मतलब हमें पता है कुछ तो हुआ है, कैसे हुआ हम उसको नरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। रामायण या महाभारत, देखिए जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो गलत चीज है, क्योंकि मैं एक इतिहास का शिक्षक हूँ, मेरा काम है सिर्फ हिस्ट्री बताना। अगर ड्यूरिंग हिस्ट्री बताने में मैंने किसी धर्म को या धर्म में मान्य मान्यताओं को अगर वो स्थान नहीं दिया जो लोगों को चाहिए, तो वो मेरी एक मजबूरी है खाली, क्योंकि मैं क्लासरूम में धार्मिक रूप से नहीं पढ़ा सकता। टेल मी हाउ कैन यू टीच कि 3 साल पहले हमारे पास एक उड़ता हुआ विमान था, कैसे पढ़ा दूं वो मैं, जब एरोप्लेन की डिस्कवरी 3000 साल बाद हुई है। अब ये जरूर कह सकता हूँ कि वो माइथोलॉजिकल था, ओके। तो जो भी माइथोलॉजी है लाइक रामायण या महाभारत, ये माइथोलॉजी हिस्ट्री नहीं है। फिर से समझा रहा हूं, अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। अगर आपकी ये मान्यता है वो इतिहास है तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि हम समाज शास्त्र के विषय में पढ़ रहे हैं आज। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ सोशल साइंस, एंड सोशल साइंस का सबसे बेस क्या है कि एवरी कॉन्सेप्ट हैव सम ओपिनियन, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट ओपिनियन, कि हर आदमी का सेम टॉपिक पे अलग अलग विचार हो सकता है। जैसे देख लो ना, आर्यंस कहाँ से आए, इसी पे कितने सारे विचार हैं। तो मैं नहीं कहता जो भी मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट दैट, बट यस वॉट एवर आई एम सेइंग इज विथ माई द लिटिल बिट नॉलेज आई हैव। तो मैं किसी धर्म का सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। रामायण या महाभारत दे आर नॉट हिस्ट्री, वो इतिहास नहीं है। इसमें काफी लोग तुरंत आर्ग्यूमेंट देते क्या इतिहास नहीं, इतने सारे ट्रेसेस देख लो, राम सेतु पुल, ये सब वो सब, ठीक है, दैट्स ऑलराइट, कीप इट विथ यू। तो ये क्या है? अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपके माइंड में चल, तुझे मैं एक मूवी इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे जल्दी से बता दो मूवी में तूने क्या इमेजिन किया, एक शॉर्ट मूवी एकदम 10 सेकंड की। क्या हूं नहीं, कौन सी स्टोरी बता फटाफट। हाँ, सूर्यवंशम, हीरो हीरोइन वाला, राइट। हम वही इमेजिन कर सकते हैं जो हम रियल लाइफ में जीते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अनइमेजिनेबल, कि नहीं? एक बड़ा ब्रिलियंट थॉट है बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं नहीं बता रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हम जो सोचते हैं हम सिर्फ वही सोच सकते हैं जो या तो पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब होगा ही होगा। दैट वी कैन ओनली इमेजिन। आइदर वी कैन इमेजिन समथिंग व्हाट हैड बीन इन पास्ट और व्हाट वुड बी इन फ्यूचर। इतना ब्रिलियंट बात उन्होंने कही है। तो रामायण या महाभारत जब भी लिखे गए हैं वो हिस्ट्री नहीं है, बस उससे हिस्ट्री के ट्रेसेस हम छीन के निकाल सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भगवान दशरथ की 3 रानियां थी, तो वो भी बड़े प्राउड से लिखा जा रहा है,
कि 3 रानियां थी, या कृष्ण की 1608 रानियां थी, वो भी प्राउड से लिखा जाए। इसका मतलब है कि वो जिस समय के समाज की बात कर रहा है, उस समाज में पॉलीगैमी, बहु विवाह सामान्य चीज होगी, तभी कोई ऐसा लिख सकता है। आज आप कोई भी मूवी बनाओ तो आप क्या देख रहे हो, वो ऐसे नहीं बनाने की बहुत सारी वाइफ है, वो ये बनाए कि वाइफ के साथ चीट कर रहा है, क्योंकि आज के समाज में वो प्रिविलेंट है। जिस समाज में जो विचार प्रिविलेंट होते हैं, हमारे स्टोरीज माइथोलॉजीज वैसे ही क्रिएट करते हैं। तो ये माइथोलॉजीज हमें क्या सिखा रही हैं कि वो समाज पॉलीगैमी में विश्वास रखता था। राइट और रॉन्ग? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइथोलॉजी। तो हम रामायण हो, महाभारत है, वेद, उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, सबका इतिहास पढ़ेंगे, बट कहीं भी मैं आपको धर्म के एंगल से नहीं टच कराऊंगा, बट वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे इतिहास को। क्या मैं क्लियर हूं आप सबको? 100%। तो यही मैं बता रहा हूं कि ऋग्वेद में जो भी चीजें लिखी, मैं नहीं कहता वो इतिहास है, बट उससे हम इतिहास को क्या कर सकते हैं, कुछ ऋग्वेद से मिला, कुछ उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से वेरीफाई कर लिया, और हमने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ओके, बट एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी बनाना टफ है, क्योंकि उस समय इतने परफेक्ट सोर्सेस नहीं है, कहीं क्लियरली डेट नहीं लिखी गई है। ओके, तो ट्राइबल सोसाइटी ग्रो कर रही है, और ऐसे ऐसे उसका कल्चर है, ये हमें पढ़ना है इसमें। अब थोड़ा और चीजें इसमें देख लें हम लोग। देखिए जी, जिससे, हाँ बेटा, जनपद नहीं है ये, जनपद अभी बहुत देर बाद आएगा। रामायण हम शुरू करने से पहले ही बोले ये त्रेता युग का है, युग परिवर्तन हो गया है, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, वो सब माइथोलॉजी में अच्छा लगता है, नॉट इन रियलिटी। ठीक है, जैसे फिलिपो ससेटी है, इन्होंने एक प्रॉपर थियरी दी हुई है कि संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत में देव, डियो मतलब गॉड है, जो कि इटालियन में होता है, देव या डियो, इट्स नॉट देव राजपूत, इट्स देव मतलब गॉड। ठीक है, वो स्माइल कर रहा है, मेरा नाम। सर्पा, इटालियन सर्प मीन स्नेक। ठीक है, सप्त, चित, 7, अष्ट, ऑट, 8। अब देखिए तो बहुत सिमिलैरिटीज है इस लैंग्वेज में। ये सब क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आर्यंस वहां से आए हैं, देखो संस्कृत आर्यन की भाषा है, और हमारी भाषा भी तुम्हारी जैसी है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से आर्यन से आए हैं, यही थ्योरी सब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सब अंग्रेजी देख लो, गोरे चिट्टे अंग्रेजी होते हैं, हम तो नहीं होते। हम एक आध दो धोखेबाज निकल जाते हैं, बाकी सब तो काले कूले होते हैं बेचारे। इसमें लिखा है संस्कृत इज सिस्टर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, इसने भी कुछ ट्रेसेस दिए, जैसे मातृ, पितृ, इंग्लिश मदर फादर, पर्शियन मदर पिदर, एंड लैटिन मिटर पटर। लगभग सेम सेम नाम साउंड कर रहे हैं सब। इनका ये मानना है कि संस्कृत इज नॉट अ सेपरेट कल्चर, जिसको हम संस्कृत कल्चर कहते हैं, वो क्या है, यूरोपियन कल्चर का एक पार्ट है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि हर आदमी प्रूव करना चाहेगा कि आप हमसे ज्वाइंट हैं। ठीक है, अब हम वैदिक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन में राजनीति कैसी थी। सबसे पहली बात, वैदिक सिविलाइजेशन में कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है, राजा का हमेशा एक प्रजा के साथ रहना। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट समझो तुम, थियरी का भी नहीं रट्टा मारना। हम आज समझते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ग्रो होती। मान लीजिए 4 लोग जंगल में अलग अलग शिकार कर रहे हैं। ठीक है,
शिकार करके आए, इनके पास कुछ नहीं था। मेसोलिथिक एज में हमने फाइनली फायर मतलब आग फाउंड कर ली। ठीक है, अब आग के बाद क्या हो रहा है, श्रद्धा गई किसी डियर को मार दिया, नीति पहुंची किसी टाइगर को मार दिया, देव पहुंचा उसने किसी और को मार दिया, सब अपना अपना खाना लेके आए, अब पका रहे हैं। बट आग एक ही जगह पे लगा था, सब एक एक अलग बैठेंगे नहीं, एक जगह पे। अब जहां आग है वहां इसके सराउंडिंग में सब बैठ रहे हैं, क्योंकि फायर इनको क्या देता है, सिक्योरिटी। जो भी आंथ्रो के बच्चे होंगे बहुत डिटेल में उसको समझ पाएंगे। फायर आग जंगली प्राणियों से आपको सिक्योरिटी सेफ्टी देता है। अगर आप लोग ने एक मूवी देखी, बड़ी ब्यूटीफुल मूवी आई थी बीच में, द जंगल बुक, उसमें यह दिखाया था कि फायर से भागते हैं दूर। कभी भी शेर आपके पीछे पड़े ना, आग ऐसा ऐसा कर दो भाग जाएगा शेर, टाइम मत खा भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हाँ, दूर हफ्ते में जंगल में आके आग हिलाऊंगा सब। तो आग से सेफ्टी मिल रही थी, तो लोग उस आग के आसपास बैठना शुरू कर दिए। अब सोचो 4 लड़कियां साथ में। एक बार बड़ा अच्छा बात हुई थी, रेलवे स्टेशन में किसी ने कहा कि सर एक अच्छा सा जोक सुनाओ, मतलब ऐसा कि हंस हंस के मर जाए। उसने बोला ठीक है। एक रेलवे स्टेशन पे एक चेयर पे 4 औरतें चुपचाप बैठी हुई है। इंटेलेक्चुअल जोक था ये, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो है वो समझ पाएंगे कि 4 औरतें बैठी हो चुप हो, इम्पॉसिबल। अब उनको बोलना है, बट तकलीफ क्या है, श्रद्धा है गुजराती, नियति है मराठी, बोले कैसे। एक तो देखे स्माइल हो रही है, बढ़िया बढ़िया, कब तक बढ़िया बढ़िया करोगे। तो व्हाट दे स्टार्टेड ड्राइंग सच एक्सप्रेशन ऑन द फ्लोर। वो जमीन पे भी बना बना के शायद समझाने की कोशिश करने लगे, जिससे आर्ट डेवलप होने लगी। और धीरे धीरे उन लोगों ने अपने बीच में पहले इशारों से अंडरस्टैंडिंग शुरू की। अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, वो इशारों से समझाने की कोशिश करते थे, चलना है पानी पीने पे, ठीक है, वो इशारों से समझाने की कोशिश की जाती थी। जब इशारे भी काम नहीं किए, तो धीरे धीरे हमने एक कॉमन चीज डिसाइड की, देख भाई अगर मैं अ बोलूं तो ये समझना, प बोलूं तो ये समझना, ड बोलूं तो ये समझना। और धीरे धीरे विकास होने लगा भाषाओं का, द लैंग्वेज। ओके, जब भाषाओं का विकास हुआ, हमने एक साथ बकवास करना शुरू कर दी, फिर तो गांव की पंचायत करेंगे, फिर वहां लड़की होगा लड़का भी होगा, और प्यार मोहब्बत इश्क होगा, जिसमें आधी जिंदगियां बर्बाद है, सॉरी 99% जिंदगियां बर्बाद है। जो 1% है वो एकदम मर जाते हैं इसलिए बच जाते हैं, बाकी सब बर्बाद है। तो बाबू ने खाना खाया, ठीक है। तो प्यार इश्क मोहब्बत हुआ, 2 लोगों के बीच शादी हुई। इससे अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा कि एक मस्त कुत्ता ऐसे सज धज के आया है, और ऐसे डॉगी भी मस्त सज धज के आई है कि आज तो मैं सजना से शादी करूंगी, अपने बाल बाल ऐसे संवार रही है, ठीक है, और शादी करके दोनों अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। डॉगी रोज कमाने जाता है, बेचारी जो फीमेल डॉगी वो रोज घर पे रह के काम करती है। ऐसा कभी देखा आपने? हाँ, तो कभी देखा है तुम लोगों ने ये? पता नहीं, वो खुद ही जानता है। कभी देखा ऐसा? नहीं ना। हम भी पहले ऐसे थे, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, दैट्स इट। पर जब एक जगह बैठने लगे और रोज शाम को वहां आके बैठना है, तो आफ्टर रिप्रोडक्शन मेल ने कहा फीमेल से, यू टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड, आई विल गो आउटसाइड टू किल और हंट। ठीक है, तो वो हंटिंग पे जाने लगा, और फीमेल घर पे बच्चे का ध्यान रखने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अकेला मेल जाए, अकेली फीमेल यहाँ रहे, तो जंगली जानवर का खतरा था, तो लोग एक साथ रहने लगे। जो एक आग के पास लोग बैठे हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन तो करेंगे ना सर। तो एक साथ रहने लगे वो लोग, और साथ रहने लगे, मेल फीमेल में अटैचमेंट था, तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड ग्रोइंग अ फैमिली। परिवार का कॉन्सेप्ट आया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। तो फिर एक फैमिली दूसरे फैमिली से इंटरेक्ट की, चलो पड़ोसी आज शिकार पे गया था, उसको नहीं मिला, अपने को मिला, अपने खिला देते हैं। तो वहां एक फीलिंग ऑफ वननेस आने लगी। क्या आप समझ रहे हैं?
तो जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच फीलिंग ऑफ वननेस आ जाए तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ विलेज। तो वहां पे एक गांव की रचना हो रही है। ओके, दिस इज हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे में आपको समझा सकता हूँ, बाकी भी इसमें बहुत कुछ जान सकते जानना हो तो, बट ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और जब गांव बन गए तो हुआ यूं कि पड़ोसी वाला जो गांव वाला था ना सर, वो इस गांव में रात को आता, लूट पाट करके चला जाता। पॉसिबल। जो इन लोगों ने शिकार करके रखा है और रात में चोरी करके ले जाते थे। तो व्हाट दे डिसाइडेड, गांव के लोग, कि हम अपने में से जो सबसे मस्कुलर है, जो सबसे पावरफुल है, उसको गांव की सिक्योरिटी के लिए रख देते हैं। है कि नहीं? अगर आप किसी को सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो तो बोलेगा मुझे भी तो कुछ चाहिए। व्हाट वी सेड कि हम जो शिकार कर खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा तुझे भी खिला देंगे सब लोग। व्हाट इज दिस? टैक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन ओनली। Why you pay taxes to your government? Because government is providing you the safety, है ना? तो धीरे धीरे विलेज मैन, हेडमैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब वैदिक सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, ये अर्ली फेज पे है वो ग्रोथ के। यहाँ पे एक गांव होगा, गांव का एक सरपंच होगा और वही राजा भी होगा, जिसे वैदिक टाइम पे राजन कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? राजन। ठीक है, कि राजा है, बट राजा के पास कोई आर्मी नहीं है, वो अकेला है प्रोटेक्शन के लिए, जो सबसे पावरफुल मस्कुलर है। और टैक्सेस भी कंपल्सरी, सबको इतना देना ही देना है, जिससे जो हो पाया दे दो, है ना? तो ये सिविलाइजेशन बहुत अर्ली फेज पे है, अभी हम ग्रो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्राइब्स की? किंग होगा, नो डाउट होगा, बट किंग के पास आर्मी नहीं होगी। मान लो बाजूवान अगर कभी अटैक कर दिया तो क्या करोगे? सभी, पूरी ट्राइबल पीपल जितने भी हैं सब जाके युद्ध करने लगते हैं। तो वहां कोई आर्मी या सोल्जर का कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरा गांव ही सोल्जर है। ठीक, तो स्टार्ट करें, लिखिए। एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एज। एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एज। The smallest unit was kul, that means family. The smallest unit was kul, that means family. परिवार सबसे छोटा था। ठीक है? तो बहुत सारे परिवार मिलके क्या बने थे? ग्राम, मतलब गांव। कुल वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ग्राम ऐसी फैमिलीज के मिलके बनता था। और जब ऐसे बहुत सारे गांव मिलते हैं, जिसको आज हम तालुका कह देते हैं, दैट इज योर विश। ठीक है, और विश जहां मिला बाद में वो बना जन, और जन जब बहुत सारे बन गए तो बना महाजन। ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, परिवार का हेड कौन था? कुलपति। ठीक है, दैट इज मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। कुलपति, दैट इज मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ग्राम का ग्रामिका, वेरी गुड। ग्राम के हेडमैन का नाम था ग्रामिका, जिसको आज हम सरपंच कह देते हैं। एंड विश के हेडमैन का नाम था विशपति। विशपति। और जन के हेड थे राजन। जन के हेड कौन थे? राजन। okay? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? सभा, समिति और राजन। राजन की पोस्ट ज्यादातर एरिया में हेरिडिटरी थी।
हेरिडेटरी मतलब पिता का पुत्र ही राजा बनेगा। ज्यादातर वैदिक एज में यही था। सम प्लेसेस पे स्मॉल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दिखती है, पर उसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं काउंट किया जा सकता। तो प्राइमरी क्या था राजन का? हेरिडेटरी, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी था। राजन के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स थी, राजा निर्णय ले सकते जैसे नॉर्मल राजा होते हैं, बट दे वर नॉट एब्सोल्यूट। वो पावर्स एब्सोल्यूट नहीं थी, अनियंत्रित नहीं थी कि राजा का जो मन करे वो करे। वो पावर लिमिटेड थी। कैसे लिमिटेड थी? सभा एंड समिति। ये उस समय की दो असेंबलीज थी, मतलब लोगों की मीटिंग थी। दोनों असेंबली थी। फिल्म्स का एक बार पेपर उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन बने हैं सभा एंड समिति। व्हाट इज सभा? इट इज द मीटिंग ऑफ एल्डर पीपल। जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे उनकी मीटिंग थी, जो कि फ्यूचर में या मॉडर्न फॉर्म में अगर आपको जानना हो तो आप पंच समझ सकते हैं। गांव में पंच होते हैं ना वैसे। ठीक है, एल्डर्स की मीटिंग हुआ करते। इसका प्राइमरी काम क्या था? जजमेंट, जस्टिस करना, न्याय करना इसका प्राइमरी काम था। सेकंड काम था नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभा राजन को एडवाइस देती थी कि आपको कैसे काम करना चाहिए, और राजन इस एडवाइस पे ही काम करता था। मेरी टू 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 आवाज आई कहीं से। तुम लोग टाइम बम पॉइंट बम तो नहीं लेके आते क्लास में? चालू ख्याल में टाइम बेल तो नहीं ना फिर आया? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आज घड़ी फटी। एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था किसी इंस्टीट्यूट में, कुछ पढ़ा रहा था, किसी के बैग में मोबाइल था, और वो था, पता है प्लास्टिक की मोटी वाली घड़ी आती है, पहले जो पहले आती थी एकदम टोंक 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 करती है। वो भाई की बीच में अलार्म चालू हुआ, इट्स जस्ट लाइक टाइम बम। वो बंदे को खुद को नहीं समझा आवाज कहाँ से आ रही है। उसने घड़ी बैग में रख दी कि नहीं नहीं ली थी। पूरी क्लास लोड में, की आवाज आ कहाँ से रही है, कहीं कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए। कभी पता चला अभी तक हम लोग रेस्ट इन पीस हो गए, है कि नहीं? जब टी टू आवाज में सोचता हूँ बम बम लाज बता देना पहले भाई, तो मैं भाग गया, तुम भूल रहे हो तो कोई बात नहीं। सभा क्लियर है, मीटिंग ऑफ एल्डर पीपल, एंड काम क्या था? जस्टिस प्रोवाइड करना और किंग को एडवाइस देना। समिति, ये विलेज के लगभग सारे लोगों की मीटिंग थी, लगभग पूरे गांव के लोग इसमें पार्ट लेते थे। इसका प्राइमरी गोल क्या था? राजा को चूज करना। मतलब राजा के दो बेटे हुए तो कौन सा बेटा बनेगा? देयर प्राइमरी टास्क टू चूज किंग। ठीक है, सभा एंड समिति। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेकंड इकोनॉमी, थर्ड सोसाइटी, फोर्थ रिलीजन, फिफ्थ, वो तो हो गया ना पॉलिटी में तुम्हारा, ठीक है, हो गया ना सोसाइटी, इको, रिलीजन, तो भी कल्चर। ठीक है, ये पहले पता चले क्या क्या पढ़ना है। देन और क्या पढ़ना है वैदिक में? सबसे इंपॉर्टेंट इनका लिटरेचर, वेदास, उपवेदास, अरण्यक, उससे हर साल क्वेश्चन आए। फिर से जीपीएससी में पूछ लिया महाउपनिषद वाला, मैम ने क्लास में करवाया था करंट अफेयर लेक्चर में, वही पूछ लिया। सेम ऑप्शंस मैम ने दिया था, ऑप्शन सी वाज द महाउपनिषद, वही पूछा जीपीएससी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, G20 की थीम वाला, है कि नहीं? ठीक है, तो हम ना हमारा ये स्ट्रक्चर हम अभी टच कर रहे हैं। जो हमने सबसे पहले बोला कि राजा की कोई आर्मी नहीं है, देयर इज नो, ये भी लिख लीजिए ना लिखा हो तो, देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी, देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। The post of Rajan was hereditary.
द टैक्सेस वर वॉलंटियर द टैक्सेस वर वॉलंटियर, इसको नाम दिया गया बलि। दोनों अभी बलि देते हो ना, बलि, बलि वर दी वॉलंटियर टैक्सेस। वॉलंटियर मतलब उस समय वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे, कोई कंपल्सन नहीं है इस टैक्सेस में, बलि टैक्सेस में। आई होप आप मेरी इतनी बातें समझ पाए होंगे। ओके, अच्छा देश हमारा कितना इंटरेस्टिंग है ना सर। जब ईद में बकरा काटा जाता है, सारे एनिमल लवर्स जाग जाते हैं, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों किसी प्राणी को मारना भाई? वाई टू किल एन एनिमल? उसका उसका भी तो दर्द है, ट्राई टू फील दैट। बट यही लोग जब नवरात्रि में बंगाल में कटते हैं बकरे माता जी को चढ़ाने के लिए, तब चुप है कि नहीं? नहीं, अजीब देश है हमारा सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुस्लिम वैसे भले चाहे दिल्ली की पॉल्यूशन में रात दिन सांस ले, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बट जैसे दिवाली में फटाके फटते, सारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन उसके साथ दिखता है। एक हिंदू भले गणेश चतुर्थी में, शिवाजी महोत्सव में रात दिन डीजे बजाए, कोई तकलीफ नहीं है। नवरात्रि आई तो फिर तो रात क्या और दिन क्या, सारा तुम जगो पूरी रात, क्या कर सकते हो? भले सुबह जॉब पे जाना, हमको थोड़ी जाना, हम तो बिजनेस वाले हैं, मजे करेंगे। तो नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता। अजान की सुबह 6 बजे की आवाज है तो भी नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है कि नहीं? कुछ लोगों को मैंने एक आर्ग्यूमेंट देते सुना है। आज अब से मैं हिस्ट्री में, रिलीजन में ज्यादा घुसूंगा क्योंकि वही पढ़ना है हमें, रिलीजन एंड कल्चर। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं अजान के बारे में कि अजान में जो भाषा उपयोग की गई है, कोई अजान पढ़ के बता सकता है मुझे? आता है अजान? बोल बेटा, शर्म आई थोड़ी? अजान 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 की भाषा, भाषा बोल पूरी। बुला रहे हैं कि खुद बता रहे हैं? बोलना, भाषा बोलना, क्या बोलते हैं यार? हाँ तो बोलना, अरे भी आगे। हाँ, वेरी गुड, और आगे? मतलब पूरे विश्व में एक ही पूजनीय है और वो अल्लाह है, और कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। जो है वो अल्लाह के नीचे है। तकलीफ अजान से नहीं थी, तकलीफ अजान की भाषा से थी। अगर अल्लाह पूजनीय है तो शिव और राम क्या पूजनीय नहीं? क्योंकि उसके लिए और कोई पूजनीय नहीं है। ये एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट दूसरी भी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये तीनों लोक मुझ में है, ये धरा मुझ में है, ये आसमान मुझ में है, मुझ में लीन है पूरा जग। तो जो है वो मैं हूं, मैंने ही बनाया है, मैंने ही बिगाड़ा है। ये भाषा भी तो वही हुई है कि नहीं दोस्त? मतलब कोई एक रिलीजन की बात नहीं है। जब आप कोई रिलीजियस प्रेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू प्रे योर गॉड ओनली, तुम्हारे लिए वही सुपीरियर है। तो देखो कितना लॉजिकल इलॉजिकल बातें हमारे देश में होती है। आप सच में धर्म को समय कभी ना लड़ो, किसी धर्म की वजह से ना लड़ो। हाँ, कुछ धर्म वायलेंट है बाई नेचर है कि उनका ओरिजिन वहां से हुआ है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात आज बता दूं, मैं आप रिलीजन में घुस रहा हूँ इसलिए, वैदिक एज में इस्लाम दुनिया में जहां जहां गया, वहां वहां इस्लामाइजेशन हो गया है। मतलब पूरा देश इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, टर्की, जहां इस्लाम गया वहां इस्लामाइजेशन हो गया। इस्लाम इंडिया में आया, इस्लाम का इंडियनाइजेशन हो गया। दैट्स अ फैक्ट। आप इस्लाम में जाति प्रथा नहीं होती सर, इस्लाम बना ही है जाति प्रथा के खिलाफ। इस्लाम कहता है जलसे मिल्लत, कि आप एक बार आ जाओ फिर हम सब एक हैं। अल्लाह की नजर में हर बंदा एक है। आज इस्लाम में कास्ट सिस्टम, ओबीसी के स्टेटस के लिए इस्लाम में तो डिमांड कर रहा है कि नहीं? इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम से कितना इंटरेस्टिंग बात है। हमारे देश के आदमी बोलते हैं मुगल बड़े बेकार हैं, मुस्लिम थे मुगल। अगर मुस्लिम होते तो कभी तो हज जाते। एक मुगल राजा का नाम बताओ जो कभी हज की यात्रा पे गया हो? क्या?
बता दो, एक भी नाम पता हो तो। अकबर, अरे वो सबसे जो बेकार माना जाता है। औरंगजेब गया हज पे? नहीं गया। अकबर ने क्या कहा है? हज जाने की जरूरत नहीं है, सूफी दरगाह में जाओ। मोहम्मद चिश्ती की सूफी दरगाह में जाओ, जो कि इंडिया में है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। आज हमारे यहाँ अलग ही प्रूफ करने के पीछे लगे हुए हैं हर चीज। ठीक है, अपनी अपनी थियरी है सर। हम जो भी पढ़ने वाले हैं पूरे एंशिएंट में, हमारा आने वाला 6 से 7 दिन रिलीजन, धर्म, धर्म की पवित्रता, उसका ज्ञान, इस पे डेडिकेट किया जाएगा। हम ट्राई करेंगे रामायण महाभारत इन सबको समझने की, एनालाइज करने की। यहाँ मैं कुरान हदीब या शरीयत को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है। जिसको इंटरेस्ट है दे कैन कम टू मी, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस ऑन कुरान हदीब या जिस पे भी आपको करना है, विल डिस्कस ओवर दैट। ठीक है, ओल्ड टेस्टिमोनियल, न्यू टेस्टिमोनियल, बाइबल, जिस भी जाना है हम आराम से बात कर सकते हैं। बट क्लासरूम में ये मैं इसलिए डिस्कस पहले स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा आप हिंदू रिलीजन पढ़ रहे हो। यू विल रियलाइज इन अ वाइल कि आपको हिंदू रिलीजन पढ़ाया जा रहा है रेदर देन हिस्ट्री। बट मुझे माफ कीजिएगा, वो हिस्ट्री है, रिलीजन नहीं है। क्योंकि उस समय वो जो सिविलाइजेशन थी उसका वो धर्म था, एंड दैट वाज द यूनिक रिलीजन ऑफ दैट टाइम। उसका मॉडर्न रिलीजन से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय इंद्र भगवान पूजे जाते थे। और हमारे आज के सारे सीरियल में सबसे कार्टून इंद्र भगवान को दिखाया जाता है कि नहीं? कि भगवान इंद्र को मारा, वो भाग गया शिव जी के पास, शिव जी बचाओ। वो भाग गया विष्णु जी का, विष्णु जी बचाओ। जबकि वैदिक कल्चर में भगवान इंद्र वॉज द ग्रेटेस्ट गॉड, है ना? यस, बहुत सारे डिफरेंस है। दैट सनातन रिलीजन इज नॉट हिंदू रिलीजन ऑफ राइट नाउ। हमने इतने सेक्ट बना दिए हैं अब कि हमको खुद नहीं पता कौन से हिंदू है। हिंदू में पूछना पड़ता है कौन से वाले। इतने सेक्ट है कि नहीं? वैष्णवाइट, शिवाइट, माता का, फिर उसमें अलग अलग। अब तो इंसानों को भगवान बना दिया, देख लो शताब्दी महोत्सव चल रहा है। ह्यूमनाइट गॉड्स न्यू न्यू निकल रहे हैं। तो वी हैव डाइवर्सेड आवरसेल्फ। तो हम इस क्लास में रिलीजन नहीं पढ़ने वाले। हाँ, बट रिलीजियस टच तो आएगा, क्योंकि जब पढ़ना है उसी के बेसिस पे है। ये पूरी हिस्ट्री मैंने कहाँ से डिराइव किया, जिसने किया कहाँ से किया है? वेदास से, उपनिषद, अरण्यकस, और वो रिलीजियस टेक्स्ट है। तो इसलिए ऑब्वियसली आपको पहले धर्म समझना पड़ेगा, फिर इतिहास समझेंगे। क्या इतना क्लियर है? 100%। तो एक राजा जिसके पास कोई आर्मी नहीं, कोई टैक्स का सिस्टम नहीं, एक वॉलंटरी टैक्स है बाली, वो भी चाहो तो दो, ना चाहो तो ना दो। सबसे छोटा एकम है कुल, उससे बड़ा है फैमिली, स्कूल, दैट इज फैमिली, देन ग्राम, देन विस, एंड देन जन। ठीक है, ये सीक्वेंस है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का। सभा एंड समिति दो कमिटीज है। सभा मीटिंग ऑफ एल्डरली पीपल है, एंड समिति ऑल द पीपल्स है ना? सभा का काम क्या था? जस्टिस प्रोवाइड करना और एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना, वाइल समिति वाज रिस्पांसिबल टू चूज द किंग। ये इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हाँ बेटा, बिल्कुल थी, विमेन्स थी। ठीक है, हाँ विमेन थी, दोनों में थी, इन बहुत कम थे। अगर आप इस सब स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये पता चलेगा दैट वाज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, नॉट मैट्रियार्कल। पितृ सत्तात्मक थी, ना कि मातृ सत्तात्मक। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब हम इसके आएंगे सोसाइटी पे। कि समाज वैदिक समय का कैसा था? वैदिक एज की सोसाइटी सबसे पहली पैट्रियार्कल थी। पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, सेकंड, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा नहीं थी। देयर नो कास्ट सिस्टम एट ऑल। ठीक है, फोर्थ, वर्ण विभाजन, वर्ण डिवीजन, वर्ण डिवीजन ये था। चतुस्वर्ण में विभाजित थे अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कौन किस काम को करता है उसके आधार पर वर्ण विभाजन था। अगर आप शिक्षक हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप राजन हैं या सेना में हैं तो आप क्षत्रिय हैं,
अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य वर्ण से हैं, और आप अगर बाकी किसी भी कार्य में लगे हैं तो आप शूद्र वर्ण से हैं। ठीक है। इसमें तकलीफ ये थी कि जो बाहर से आर्यंस आए उन्हें दासास और दसायुस, मतलब लोकल इंडियंस को, नेटिव्स को शूद्र की तरीके से गिना हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का मैडम? ये आपकी सोसाइटी थी। विमेन की कंडीशन, अगर हम इस सोसाइटी को ध्यान में देखो, अभी अभी रामायण या महाभारत प्रेवलेंट नहीं है, अभी उसकी रचनाएं नहीं हुई हैं। यहाँ पे जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि रेयर इंस्टेंसेस हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पे एक पति की बहुत ज्यादा पत्नियां हो। ज्यादातर एक पति एक पत्नी देखा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीगैमी थी ही नहीं, थी पॉलीगैमी, बट कम देखी गई है। स्पेशली अपर वर्णास में देखी जा रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में आपको पॉलीगैमी मिलेगी, बाकी किसी भी वर्णास में पॉलीगैमी प्रिवेंट नहीं दिख रही है। तो क्या वैदिक एज में पॉलीगैमी थी? थी। क्या पॉलीगैमी प्रिविलेंट थी? नहीं। कुछ रेयर इंस्टेंसेस हमें पॉलीगैमी के मिलते हैं। इस सोसाइटी में लिख लीजिएगा प्लीज, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वाज नॉट प्रेवलेंट। बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, जो हिंदी भाषा बच्चे हैं उनके लिए बहुपत्नी विवाह प्रचलित नहीं था। पॉलीगैमी वाज नॉट प्रेवलेंट एट दैट टाइम। क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए। समाज किस चीज पे आधारित था, इसलिए हम इकोनॉमी की बात करेंगे। देखिए यहां पे एक और लिख लीजिएगा, विमेन का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन था। सभास एंड समितिज में कुछ विमेन के नाम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं था उनका प्रिंसिपल था, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट हाँ थे। दे हैव सम पार्ट्स इन सभास एंड समिति। इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी। मतलब पशु पालक थे लोग, सबसे इंपॉर्टेंस दी गई पशुओं को, एंड दैट टू काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए डिफरेंस है इंडस वैली और इनके बीच। इंडस में एनिमल उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, एनिमल रियरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा था? वन हॉर्न राइनो, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, है कि नहीं? बट इंडस में सबसे सॉरी वैदिक में कौन है? काउ। काउ क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मिल्क अवेलेबिलिटी। इट वाज नॉट रिलीजियस दैट टाइम, इट वाज ड्यू टू द इकोनॉमिकल बेनिफिट। सर काउ के लिए वॉर होता था। आज वॉर क्यों होता है? टेरिटरी के लिए। रशिया ने क्यों अटैक किया यूक्रेन पे? जितना यूक्रेन अपना हो जाए, जमीन जितनी मिल जाए। बट उस समय के वॉर वाज नॉट फॉर द टेरिटरीज, बट इट वाज फॉर द कैटल्स। ये खास लिख लीजिए, द वॉर वाज फॉट फॉर द काउज एंड कैटल्स। द वॉर वाज फॉट बिटवीन काउज एंड कैटल्स। ठीक है। अगर काऊ आप चोरी भी करते हैं तो आपको फांसी की सजा, मृत्यु दंड दिया जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट था। जैसे आज अगर आप कहीं से सोने की स्मगलिंग करें तो आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। सोना क्यों आज बहुत इंपॉर्टेंट है? उस, हाँ उस समय इंपॉर्टेंट नहीं था सोना। अगर हम देखें तो इंडस वैली में गोल्ड सिल्वर सब था, प्रिवलेंट था, प्रीसियस मेटल थे। वैदिक एज में उस मेटल की उतनी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इकोनॉमी है दैट वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। यहाँ की इकोनॉमी बेस्ड है बार्टर सिस्टम पे। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? हाँ, 1 किलो गेहूं ले लो, 2 किलो चावल दे दो, ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या मुद्राएं थी? डू वी हैव करेंसीज? नो, वैदिक एज में करेंसीज नहीं थी, बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था। देन क्या एग्रीकल्चर होता था? यस। तो प्रेवलेंट एग्रीकल्चर कौन कौन से थे? कौन कौन से थे मतलब एग्रीकल्चर के? ज्वार, बाजरा।
ठीक है, राइस वॉज नॉट दैट मच प्रोलेंट एट दैट टाइम, तो एग्रेरियन सोसाइटी तो थी। और इसको मैं एग्रेरियन सोसाइटी मत लिख देना, वो लेटर वैदिक बनेगा। ये पेस्टोरल सोसाइटी थी, मतलब इसका प्राइमरी गोल क्या था, कैटल ब्रीडिंग। कोई डेफिनेट टैक्सेशन लॉज या टैक्स नहीं थे, नो डिफिनाइट टैक्स। ठीक है, डन। ये बात देख लें, कुछ बच्चा बच्चा तो नहीं इकोनॉमी में। सोसाइटी में एक दो और ऐड कर लीजिए। चाइल्ड मैरिज नहीं थी, विडो रीमैरिज था, बाल विवाह नहीं होता था, विधवा का पुनर्विवाह होता था, मतलब एक आइडियल सोसाइटी हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए बड़ी, अगर आप इतिहास को सच में समझें और थोड़ा अनबायस्ड होकर समझें, मतलब इंडियन ऐसा छोड़ दो, अनबायस्ड होकर समझो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेगी। हम एक्चुअली अपने इतिहास में क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री गिव्स द ऑथेंटिकेशन टू योर प्रेजेंट। जब अंग्रेजों ने इंडियन हिस्ट्री डिजाइन किया 3 फेज में, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो क्या दिखा रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी तो क्रूर है, इंडियन सोसाइटी में विडो मैरिज नहीं हो रहा है, बाल विवाह कर रहे हो तुम लोग, विधवाओं को सती करके मार दे रहे हो, तुम्हारी ये सोसाइटी है ना। तो हमें इंफीरियर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस है वो देखो क्या डिफाइन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले ऐसे नहीं थे, ये तो मिडाइवल इंडिया की कॉन्सेप्ट है, ना कि एंशियंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए हमें ये फाइंडिंग्स देखने मिल रही है, ये एक्चुअली ढूंढ के निकाला गया है वेदास से, कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें लिखा हो कि विधवा पुनर्विवाह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें लिखा हो कि बालक बालक शादी नहीं हो रही, कि हमें नहीं पता उस जमाने में ये था। वो तो जब प्रेजेंट में हुआ तो उसका ऑथेंटिकेशन ढूंढने निकल गए वेदास में, कि देखो नहीं हमारी सोसाइटी क्या, अंग्रेज क्या बोलते हो, नहीं हम विधवा पुनर्विवाह करवाते थे, कहाँ लिखा है, ऋग्वेद। इसलिए वहां सोसाइटी में वो सब लिख रहे हैं, विडोरी मैरिज, चाइल्ड मैरिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या इतना क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चलिए। नेक्स्ट, इकोनॉमी। रिवर्स को हमेशा ट्रांसपोर्ट जैसे यूज किया गया था, रिवर्स को रस्तों के जैसे उपयोग किया गया था। जो वाटरवे हम आज बनाए ना, नेशनल वाटरवेज, उस समय वाटरवेज हुआ करते थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग रिलीजन, ऋग्वेद में सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी गई है लॉर्ड इंद्रा, देवराज इंद्र। ठीक है, क्यों, अब समझो। एग्रीकल्चर है, वहां पे सिंचाई तो है नहीं, सिंचाई नहीं तो एग्रीकल्चर कब होगा, जब बारिश होगी। जब लॉर्ड इंद्र खुश होंगे, लॉर्ड इंद्रा, सबसे ज्यादा मंत्रास इंद्र पे डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, आफ्टर इंद्र अग्नि, वेरी गुड, लॉर्ड अग्नि, फिर वरुण, ये सब वैदिक गॉड्स हैं, ऋग्वेदिक गॉड है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताओ, देयर इज नो मेंशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कोई मेंशन नहीं है। यहाँ के गॉड प्रॉपरली नेचुरल गॉड है, नेचर इज द गॉड। जल के देवता हैं, फिर अग्नि के देवता हैं, वायु के देवता हैं, और इन्हीं की पूजा हो रही है, रिवर्स की पूजा हो रही है, नदी देवता है। क्या इतना क्लियर है सर? तो गॉड इज व नेचुरल, ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी अब्सेंस दिख रही है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उनका ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी का। हाँ, नहीं, ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं। ठीक है, क्या हो गया बेटा, नहीं समझ में आया?
नेक्स्ट रिलीजन में लिखेंगे, कुछ रह गया? यस, कर्म कांड, रिचुअल्स। ये कर्म कांड क्या होता है कि इस बिल्डिंग में कोई दोष है, दोष दूर करना है, यज्ञ कर दो, यज्ञ करोगे दोष दूर हो जाएगा, इसे कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, अरे फहद, कर्म कांड समझ में आ रहा है तुझे? समझना बाबा, तो करवाएगा नहीं मतलब तू सुनेगा नहीं। बोलते मैं कर्म कांड नहीं कर रहा, नहीं इस्लाम में भी कर्म कांड, दोनों जगह सब सब सेम है, ये धर्म के ठेकेदार हर जगह सेम है। नहीं बोलते काजी ये बहुत तकलीफ है, नहीं चलेगा, यहाँ दरगाह पे जाओ चद्दर चढ़ा के आओ, चद्दर के साथ कैश भी चढ़ा देना। तो धर्म के ठेकेदार हर जगह सेम है। कर्म कांड वैदिक समय में थे कि नहीं थे? थे, बट प्रेवलेंट नहीं थे। तो हमारी वैदिक स्टडी ज्यादा कर्म कांड में विश्वास नहीं करती थी, वो किस पे विश्वास? नेचुरल प्रेयर में, कि प्रेयर करो काम हो जाएगा। रिचुअल्स वर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। फीमेल डाइटीज भी थी, देवर उषा एंड अदिति। मतलब ऐसा नहीं कि फीमेल डाइटी आज की है, हमारी माताएं पहले से हैं, उषा अदिति फीमेल डाइटीज थी। बताइए, आज पूरा सनातन एक चीज के पीछे पड़ा, ये मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला का जन्म हुआ है, मंदिर वहीं बनाएंगे। वैदिक टाइम पे मंदिर ही नहीं थे, देवर नो टेम्पल एट ऑल। तो टेम्पल वर्शिप ये सब नहीं था, आइडल वर्शिप नहीं थी। ठीक है, मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, पूजा प्रकृति की होती थी। देखेंगे वेरी, देवर नो ट्रेसेस ऑफ आइडल वर्शिप, नो ट्रेसेस ऑफ आइडल वर्शिप और आइडल वर्शिप और टेम्पल्स। ठीक है, अब कौन सा एंगल बचा उसमें? सोसाइटी देख ली, पॉलिटी देख ली, इकोनॉमी देख लिया, रिलीजन देख लिया। ठीक है, सब हो गया, कुछ कुछ बाकी है जो मैंने लिखा है उसमें? पक्का नहीं बाकी? टाइम वो बना के बैठी है सुबह सुबह, गंदे वाले से लुक देती है। हाँ, रिलीजन्स थे, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन अबाउट दैट, क्योंकि रिलीजन आप तभी बता सकते हो जब आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर या ऐसे कोई स्क्रिप्ट मिली हो। फायर एल्टर्स हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था लॉर्ड शिवा का नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है नहीं हो सकता, वी आर गेसिंग दैट, क्योंकि सेम काइंड ऑफ गॉड हम जब एडवांस वर्ल्ड में कर रहे हैं तो कुछ तो रिसेंबली होगी, ऐसा हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है। हम्म हम्म matrilineal, obviously patriarchal matrilineal is different thing. Matrilineage decides your lineage, not the character of society. That I'm saying na, that decides the character, not the character of society but lineage only. उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, वो ये बता रहे प्रॉपर्टी किस तरह ट्रांसफर कर रहे हो, आपका लिनिएज बता रहा है, ना कि कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी सोसाइटी। कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी इज पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल, नॉट पैट्रिलिनिएज और मैट्रिलिनिएज। ठीक है, समझाएंगे कभी, समझाएंगे कभी, काहे चिंता करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो भी, है ना। ये वैदिक का बेसिक्स है हमारी तरफ से। ये सिविलाइजेशन किस एरिया में ग्रो कर रही है? नॉर्थ वेस्टर्न से लेकर गंगा वैली में ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न लेकर गंगा में जाएगी, धीरे धीरे साउथ इंडिया में पूरी सिविलाइजेशन ग्रो होगी, और फिर पूरा इंडिया हमारा एक साथ ऑक्यूपाई होगा। अब हमें दूसरा देखना, इसके कुछ वो देखेंगे बुक्स टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे प्राइमरी टेक्स्ट है हमारे पास 4 वेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 वेदास। फर्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ये 4 वेदास हैं और चारों वेद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन सबसे खास इंपॉर्टेंट है कि किसमें क्या है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है, इसमें 1028 जितनी हाइम्स है और इसके 10 मंडल है। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। दे हैव 10 मंडल्स एंड 1028 हाइम्स। यजुर्वेद क्या है? दिस डील्स विद द वे टू परफॉर्म रिचुअल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो मैंने सिर्फ इसका एज बताया था। आई हैव डील विथ ओनली दिस एज, ऋग्वेदिक एज। लेटर फॉर्म में विल डिस्कस अबाउट यजुर्वेद व्हेन द सोसाइटी टर्न्स रिचुअलिस्टिक। अब रिचुअल्स होंगे, अब पूजा पाठ होगा, है ना। तो यजुर्वेद से हम समय बदल रहा है हमारा, अब नई सोसाइटी में एंटर करने जा रहे हैं। क्योंकि जब पूजा पाठ होगा तो कोई एक व्यक्ति पूजा करवाने वाला होगा, और अगर वो पूजा करवाए तो उसका प्लेस सबसे ऊपर चला जाएगा सोसाइटी में, है कि नहीं। पूजा हो रही है तो फिर मूर्तियां बनेगी, मूर्तियां बनेगी तो मंदिर बनेगा। इसलिए ये जो 3 लेटर वेद्स हैं ये बाद में डिजाइन किए गए हैं, और ये सब प्रीवियस के कंपेरिजन बहुत अलग है। जैसे कि सामवेद है, ये म्यूजिक से डील करता है। सामवेद में सारी हाइम्स ऋग्वेद की हैं, ऋग्वेद के ही श्लोक हैं, बट उसके साथ क्या दे दिया है, खाली उसको गाने का तरीका, द म्यूजिकल नोट्स। सामवेद एक्चुअली गाया गया है। इट सेज हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू सिंग द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। सामवेद ऋग्वेद की हाइम्स को सिंग करने के तरीके को बताता है। एंड अथर्ववेद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैजिकल फॉर्मूलास है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब यहाँ है। द मैजिकल फॉर्मूलास इन अथर्ववेद। कोई पढ़ने मत बैठना, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। श्रद्धा बोलती बस यही तो मुझे पढ़ना था। अब सब पे जादू टोना करूंगी, है कि नहीं। अथर्ववेद इज दैट। जब वेदास डेवलप हुए तो थोड़े समय में क्या पाया गया कि वेद की लैंग्वेज बहुत टफ है, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऋग्वेद में ये तो लिख दिया गया कि लॉर्ड इंद्र खुश होंगे तो ही कुछ होगा, है कि नहीं, बट कैसे खुश होंगे वो नहीं लिखा गया। और उस समय जो उस पुजारी वर्ग था उसको भी तो अपना धंधा चलाना है, पेट भरना है। तो व्हाट दे डिड, दे डिजाइन्ड अनदर टेक्स्ट, दैट इज ब्राह्मणास। क्या डिजाइन किया गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई वर्ग नहीं है, ब्राह्मण एक किताब का नाम है, ठीक है। और उसमें क्या किया गया, ऋग्वेद की हाइम्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हाउ टू परफॉर्म दैट रिचुअल वो बताया गया है। व्हाट इज ब्राह्मणा? ब्राह्मणास आर द बुक्स टेक्स्ट टू एक्सपांड और एक्सप्रेस द थिंग्स रिटन इन वेदास। ठीक है, हमने बोल दिया इंद्र को खुश करना है तो वो बताएगा कैसे करना है, क्या पूजा पाठ की विधि होगी, ठीक है। दैट इज योर उपनिषद्स, सॉरी ब्राह्मणास, उपनिषद बाद में आएगा, ब्राह्मणा। ओके, ब्राह्मणा के बाद हम एक और चीज देखें जिसको कहते हैं अरण्यक्स। अरण्यक मतलब होता है वन, जंगल। जो भी ब्राह्मणा की टीचिंग, सॉरी जो भी वेदा की टीचिंग गुरु शिष्य शिक्षा से पाई गई है, गुरुकुल शिक्षा जिसको हम कहते हैं, जिसमें गुरुजी जंगल में बैठे हैं और वहां पे जंगल में जो शिक्षा बनी है, जो वहां की स्कूलिंग है, उसको जब बुकों में लिखा गया उसने हमने बोल दिया अरण्यक्स, क्योंकि वो जंगल टेक्स्ट है, ठीक है। दैट इज योर अरण्यक। अरण्यक के बाद सोसाइटी बदलने लगी और हमें अब समझना पड़ेगा लेटर वैदिक टाइम। अगर आप लेटर वैदिक टाइम मतलब सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को समझ लेंगे, फिर हम समझ पाएंगे व्हाट इज उपनिषद। और जब उपनिषद समझ लोगे तो हम वेदांत की फिलोसॉफी को समझ पाएंगे, और वेदांत की फिलोसॉफी के बाद मैं आपको दर्शन शास्त्र में ले जाऊंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी, जिसमें हम बात करेंगे सांख्य,
योग, मीमांसा, उत्तर एंड वैशेषिका एंड न्याय। ठीक है, ये 6 जो सद दर्शन कहे जाते हैं भारत के, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक्स को डिस्कस किया जाएगा। और ये आपका वैदिक रिलीजन की जर्नी होगी टोटल। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कुछ स्टडी रिलीजियस आपको लगेंगे, बट दैट इज नॉट रिलीजियस एट ऑल। यहाँ पे इस्लाम का डिस्कशन नहीं होगा, सिखिज्म नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो आए नहीं है। रिलीजन बहुत बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए इनका कोई एंशियंट इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, क्या आप लोग को आगे बढ़ना है? यहीं रख दें, आज रखें यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टुमारो विल डील विद द लेटर वैदिक एज। ओके, और उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। शाम को मेंस की बैच चालू है, जो भी बच्चा चाहे वो यहाँ आके अटेंड कर सकता है, ऑनलाइन बैठ के करना तो ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखें तो अच्छा है। आप में से किसी को गुजराती अच्छे से समझ में आ रही हो तो मॉर्निंग बैच में जो जीपीएससी का लेक्चर चल रहा है उसको भी एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि और डिटेल में हम जा रहे हैं पॉलिटी में। इस बार सारे एक्ट्स एंड वो सब एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।